हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइव पर। आपको पता है जैसा कि हम लोग हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 दिन में 12th का पार्ट पढ़ते हैं, तो आप जानते ही हैं चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अभी तक इस चैप्टर में, इस अध्याय में मैंने आपको क्या क्या बता दिया देखिएगा। हमने नर जनन अंग पढ़ लिया यानी हमने पूरा पुंकेसर पढ़ लिया था। उसके बाद हमने मादा जनन अंग पढ़ लिया यानी हमने स्त्री केसर पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या कल, परागण यानी पॉलिनेशन, जिसमें मैंने आपको 3 प्रकार का परागण बताया था। स्वपरागण, सजात पुष्पी परागण और परपरागण। सजात पुष्पी परागण पढ़ लिया, स्वपरागण पढ़ लिया था। अब आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं परपरागण। ठीक है, तो इसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। नीट 2022 का वीआईपी कोर्स, विजेता कोर्स स्टार्ट हो चुका है। 2 टीचर्स उसमें पढ़ा रहे हैं, या मैं बोलूंगा 2 टीचर का एडवांटेज मिलता है, एक पढ़ाता है, एक डाउट सॉल्व करता है। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड वे में होएगा, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। कोई भी जानकारी लेनी है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, या जो ऐप पर है उनके पास पोल आएगा वो जरा जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, चलिए जी आगे चलते हैं। देखिए बेटा जी, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलें एक बार नजर डाल लेते हैं कितने बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कितने हैं जो आ गए हैं। चलिए जी, वेलकम है जी। रोहित, अर्शिता, रुचि, कुलदीप, स्टेटस लवर, महक, रोहित, प्रिया, शना, पवन, पटेल, गुलशन, मोनू, राहुल, निधि, रविंद्र, प्रियंका, कुलदीप, साहू, ऋषु, कुलदीप, डॉक्टर अंकिता, उदय, पवन, उदय प्रजापति, सुप्रिया, बाबू, जितेंद्र, फ्यूचर डॉक्टर, संगम, रंजय, खुशहाल, प्रीति, चलिए जी, नैना और अंजलि, शिवम, बहुत सारे हैं। एसके, महफूज, लालू, ललित, जितेंद्र, रोहित, क्या बात है, एसके, ठीक है, सचिन, चलो जी, बहुत सारे, खुशी है, प्रियंका पटेल है। चलो जी बेटा जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, आप सभी को हेलो जी, लव यू जी, गुड आफ्टरनून जी, बड़ा बड़ा दिल जी आप सभी को। चलिए, वेलकम बैक है जी आप सभी का। आइए बेटा जी आगे चलते हैं बिना किसी रुकावट के। आप जानते ही हैं जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित आने वाला है क्या, क्विज, क्योंकि आपको पता है हम क्विज 2 चरणों में लाते हैं, एक स्टार्टिंग में, एक लास्ट में। स्टार्टिंग में लाए वो जो हमने कल पढ़ा था उससे संबंधित है ना, और लास्ट में जो लाए यानी जो आज पढ़ेंगे उससे संबंधित। तो पढ़ाई भी होएगी और साथ साथ प्रैक्टिस भी होएगी। आइएगा बेटा जी, पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट ईयर। विभिन्न पौधों के 2 पुष्पों में परागण कहलाता है। जीनोगेमी, जिटोनोगेमी, क्लिस्टोगेमी, डाइकोगेमी। क्विज नहीं आया, आ गया बच्चे, क्विज आ गया। गोपेश, ये 12th का ही पार्ट है बेटा, 12th का ही तो है ये। चलिए दूसरा प्रश्न, बंद पुष्पों में जो परागण होता है कहलाता है। पुष्प अगर बंद है तो जो परागण हुआ था क्या कहलाएगा? क्लिस्टोगेमी परागण, सजात पुष्पी परागण, परनिषेचन, उन्मील परागण। मानसी सामने आ गया, वैसे आंसर दे दो भाई। चलिए जी, ये था हमारा आज का क्विज। हाँ जी, आज कैसा लगा क्विज? हो गए आपसे प्रश्न? हो गए? चेक कर लें एक बार, देखें कितने बच्चों के दोनों सही हैं। आइए देख लेते हैं। ये था विभिन्न पौधों, एक मेरे घर पर पौधा, एक मेरे पड़ोसी के घर पर पौधा, ठीक है, और उनके पुष्पों में क्या हो रहा है? परागण हो रहा है। सोचिए, मेरे घर पर और मेरे पड़ोसी के घर पर 2 अलग अलग पौधे हैं लेकिन समान जाति के, है ना। उनके बीच में परागण जो हुआ था वो क्या था सर? पर परागण। सिंपल ना। अब पर परागण का एक और नाम शायद मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था? जीनोगेमी,
नहीं बताया था? बोला था ना भाई। जिटोनोगेमी क्या था याद करिए। सजात पुष्पी परागण को हम क्या बोलते हैं? जिटोनोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या था? अनुन्मिल्य पौधा जो था, अनुन्मिल्य पुष्प जो था, बंद जो था, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमी। डाइकोगेमी आप नहीं जानते हैं, ये आज आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। समकाल पक्वता याद आ रही है? समकाल पक्वता एक होती है विषम काल पक्वता, है ना, जब सेम टाइम पर परिपक्व नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विषम काल पक्वता। और विषम काल पक्वता को अंग्रेजी में बोलते हैं डाइकोगेमी। ठीक है, आ जाएगा तब मैं बताऊंगा। हाँ जी, तो इसका आंसर सिंपल सा था क्या मेरे भाई? फर्स्ट। क्या यही किया था? देख लो आप। दूसरा, बंद पुष्प। अभी अभी मैंने आपको बताया बंद पुष्प क्या था? अनुन्मिल्य था ना। और अनुन्मिल्य के लिए एक दूसरा वर्ड हमने क्या यूज में लिया था? क्लिस्टोगेमी। तो पुष्प कैसा है? क्लिस्टोगेमी। और उसमें जो परागण होएगा क्लिस्टोगेमी परागण, यानी स्व परागण होएगा। ये लो जी, ये थे आपके सिंपल से 2 प्रश्न, लेकिन ऑप्शंस इसके हो सकता है माथा चकरा दिए हों आपका। अब आप मुझे बताएं कितने बच्चों के 2 में से 2 सही हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी बताएं। राम राम जी। सर मेरा 1 सही हुआ है। सर बड़े हैंडसम लग रहे हो। और जी, और कुछ? सर दोनों सही हुए हैं। वेरी गुड प्रेम प्रकाश। 1 सही हुआ है प्रेम प्रकाश। अच्छा आपका। सर मेरा 1 सही हुआ है। वेरी गुड नैन्सी, बहुत ही बढ़िया। सर दोनों सही हुए हैं, दोनों। सर सेकंड डी लगाया। काहे डी लगाया? उन्मील पढ़ाया था क्या आपको? उन्मील नहीं पढ़ाया ना, अनुन्मिल्य बताया था। बंद को हमने अनुन्मिल्य बोला था, उन्मील थोड़ी ना बोला था। चलिए जी, मेरे दोनों सही हैं। वेरी गुड सृष्टि। चलो आगे चलें। कोई कंफ्यूजन? देखिए आपके अगर जिनके दोनों में से दोनों सही है, इट मींस बढ़िया पढ़ाई चल रही है। दोनों में से 1 सही है, यानी थोड़ी हल्की हल्की चल रही है। 1 भी सही नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हो भैया, कतई नहीं पढ़ाई करते हो, है जी। आइए आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे परागण की। हमने बात करी परागण का मतलब पॉलिनेशन, जब पराग कोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। 3 प्रकार का होता है, स्व परागण, सजात पुष्पी परागण और पर परागण। स्वयुग्मन, ऑटोगेमी, सजात पुष्पी परागण, जिटोनोगेमी और पर परागण यानी पर निषेचन या क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी। ये कुछ शब्द थे जो आपको याद रखने हैं, जिसमें से हमने सजात पुष्पी परागण पहले पढ़ लिया था। ठीक है, अगर हम क्रियात्मक रूप से देखें तो पर परागण जैसा है, लेकिन और अनुवांशिक रूप से देखें तो स्व परागण के जैसा है। फिर हमने स्व परागण पढ़ा था। स्व परागण क्या होता है ये समझा, सिंपल। उसी पुष्प के अंदर पराग कणों का जाना क्या कहलाएगा? स्व परागण। स्व परागण के लिए अनुकूलन देखे थे कि पुष्प का कैसा होना जरूरी है? द्विलिंगी, समकाल पक्वता होनी चाहिए। पुष्प अगर बंद हो तो बल्ले बल्ले है भैया, अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। तो ये हमने देखा था। अब जी उसके बाद हमने स्व परागण के लाभ भी देखे थे। क्या क्या लाभ है? कहीं ना कहीं हम बोलेंगे शुद्धता बनी रहेगी, सिंपल सा था। सरल होएगा, ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी, कोई मकरंद पकरंद नहीं बनाने पड़ेंगे, सिंपल सा था। लेकिन हानियां भी थी। क्या? कि विभिन्नताएं नहीं आएंगी। विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं विकास नहीं होएगा, और विकास नहीं होएगा तो जो पुराने लक्षण है वही के वही बने रहेंगे। अगर पुराने लक्षण बेकार है तो बेकार के बेकार लक्षण बने रहेंगे, नए लक्षण नहीं आएंगे, सिंपल। ये हमने स्व परागण की हानियां देखी थी, यहां तक हमने पढ़ा था। फिर हमने स्टार्ट तो कर दिया था क्या? पर परागण, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा था। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ जी सर, कृत्रिम पर परागण क्या होता है? विशाल इंडिया, तुम्हें बहुत जल्दी लगी रहती है यार, आएगा, तसल्ली रखा करना, आएगा। कृत्रिम संकरीकरण बोलते हैं उसे, कृत्रिम पर परागण बोलते, कृत्रिम संकरीकरण बोलते। आएगा आएगा, तसल्ली रखना बेटा। अकेला तू ही नहीं है ना, और भी है ना, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें सब समझ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना मेरे भाई, हैं। चलो जी आइए बात कर रहे हैं किसकी बेटा? पर परागण। ये तो समझ में आ गया, 2 अलग अलग पौधे हैं, लेकिन अलग अलग जाति के नहीं है, समान जाति के हैं।
और उनके पुष्पों में अगर परागण होता है तो क्या कहलाता है? पर परागण, यानी क्रॉस पॉलिनेशन, यानी जीनोगेमी, यानी पर निषेचन। याद रखना, कई सारे नाम हैं, ठीक है। तो जी बात आ रही थी मेरे घर से मेरे पड़ोसी के घर तक, या राजस्थान से मध्य प्रदेश तक, या मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक, या भारत से चाइना तक, क्या हो सकता है परागण? यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अब बात आ रही है अगर होता है तो क्या अपने आप परागकण चले जाते हैं क्या? नहीं, किसी ना किसी वाहक की जरूरत होती है, किसी ना किसी एजेंट की जरूरत होती है, किसी ना किसी हम बोलेंगे कारक की जरूरत होती है जो इनको परागकणों को लेकर जाएंगे। अब सर ये कारक कौन थे? मैंने आपको बोला था दो तरीके से मिलते हैं। एक है जैविक कारक यानी सजीव। अब जैविक कारक कौन हो सकते हैं सर? जंतु हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जंतु हो सकते हैं, जो कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकते हैं। तितली हो सकती है, मच्छर हो सकता है, मधुमक्खियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पक्षी हो सकता है, घोंघा हो सकता है ना, और आपका चमगादड़ हो सकता है, कई हो सकते हैं। मनुष्य नहीं हो सकता, बिल्कुल मनुष्य भी तो हो सकता है ना। चलिए, तो जंतु भी कई सारे प्रकार के होंगे। उसी प्रकार अजैविक कारक जो होंगे वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होएगा सिंपल वायु और एक है जल, ठीक है। तो ये दोनों निर्जीव कारक हैं। अगर ये परागण कराएंगे तो ऐसे कारक क्या कहलाएंगे? अजैविक कारक। और ये सजीव हैं, ऐसे कारक अगर परागण कराएंगे तो जैविक कारक। सिंपल, बहुत ही बच्चों वाली चीज है, आराम से समझ में आ जाएगी। अब आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वायु के द्वारा परागण होता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है एनीमोफिली। याद रखना, क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। और अगर जल के द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली। याद रखिएगा। सर हिंदी में क्या बोलेंगे? बेटा हिंदी में वायु परागण बोलते हैं। वायु परागण को इंग्लिश में एक और नाम बोलते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली शब्द भी याद रखना है आपने। जल के द्वारा परागण होएगा तो जल परागण, जिसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, याद रखना। ये दोनों शब्द आपने याद रखने हैं, ठीक है। जंतुओं के द्वारा अगर होता है तो इसको हम बोलते हैं जूफिली। जूफिली, ठीक है। तो आइए बेटा जी, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से कारक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वायु के द्वारा परागण। आइएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पढ़ने वाले हम यहां पर वायु के द्वारा परागण। हमने बोला एनीमोफिलस, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वायु जो है वो परागण करा रही है, वायु जो है वो पराग कणों को लेकर जा रही है। ये क्या कहलाएगा? आपका वायु परागण। सिंपल, ठीक है। अब अगर कोई पादप या पुष्प वायु परागण दर्शाता है तो उस पुष्प के क्या क्या लक्षण होने चाहिए वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। आइए बेटा जी, जरा हम फर्स्ट लक्षण देखते हैं। यहां पर सबसे पहला लक्षण, वायु द्वारा परागित पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं। जरा जल्दी से मुझे बताएं कितने बच्चों को ये लाइन समझ में आई है? सर जी पर परागण को परनिषेचन भी कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल कहते हैं मेरे भाई। हाँ जी सर, हाइड्रोफिली क्या होती है बाबू? याद रखना, जब जल जो है ना परागण कराता है ना, जल पराग कणों को लेकर जाता है, तब हाइड्रोफिली बोलते हैं। सर हाइड्रोफिलस भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ जी, ये लाइन कितने बच्चों को समझ में आई? ये वाली सर मुझे समझ में आ गया। वेरी गुड, क्या बात है। अरे सारे तो समझदार हो सर, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। आपस में लड़ो मत, भिड़ो मत। सर फिर बता सकते हैं क्या? क्या बताना है मेरे भाई अजय कुमार? सर समझ में आ गई है। अरे क्या बात है सर। स्क्रीनशॉट अरे लेते रहा करो बेटा, टाइम नहीं है देखो स्क्रीनशॉट देने का और लेने का। थोड़ा दिमाग है आपके पास, स्क्रीनशॉट अपने आप लेते जाया करो। चलो दे रहा हूं, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, लो फटाफट स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिए। ले लिया करें भैया, इसकी पीडीएफ नहीं होती है, कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं निरंजन, नो प्रॉब्लम, अभी समझाता हूं। ले लिया? ले लिया यहां तक? चल, हम पढ़ रहे थे वायु परागण, जिसमें हमने सबसे पहला लक्षण देखा कि वायु द्वारा अगर परागण होएगा तो उस कंडीशन में पुष्प कैसे होने चाहिए,
आकार में छोटे, पहली चीज। दूसरा रंगहीन, तीसरा गंधहीन, चौथा मकरंदहीन। ठीक है, अब देखिए मैं एक पुष्प हूं, ठीक है, और मेरे ऊपर मेरा जो परागकोश था वो फट गया है और परागकण निकल चुके हैं। ठीक है, अब वायु लेकर जाने वाली है किसको? परागकणों को। सिंपल, क्या बोला? वायु लेकर जाने वाली है किसको? परागकणों। तो क्या वायु को आकर्षित करने के लिए क्या मैं यानी पुष्प रंग उत्पन्न करूंगा? सोचो, क्या रंग, कलर वायु को आकर्षित कर रहा है, इसको सम्मोहित करता है? कल भी मैंने आपको बताया था, नहीं ना, नहीं ना। तो पुष्प जो है क्या ऊर्जा खर्च करके रंग उत्पन्न करेगा? भैया रंग उत्पन्न करने में भी ऊर्जा खर्च होगी। क्या करना चाहेगा? सोचिए, क्या उस पुष्प को रंग उत्पन्न करना चाहिए कि आहा आहा आजा वायु, आजा वायु मेरे पास आजा, मैं तेरे को आकर्षित करता हूं, मैं बड़ा रंगीन हूं? नहीं ना, तो रंगहीन होंगे। क्यों? क्योंकि वायु लेकर जाने वाली है। ठीक है, उसी प्रकार क्या गंध निकालेंगे? गंध, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है, वायु को आकर्षित करने के लिए? नहीं ना। क्या वायु गंध से आकर्षित होती है? नहीं ना, तो कोई गंध नहीं निकलेगी। ठीक है सर, मकरंद मैंने आपको कल बता ही दिया था, एक परितोषक होता है, एक पुरस्कार होता है, कहीं ना कहीं भोज्य पदार्थ होता है। क्या वायु को आकर्षित करने के लिए भोजन बनाएगी? पुष्प भोजन बनाएगा? नहीं ना। तो क्या होएगा? ना ही मकरंद बनेंगे, ना ही गंध उत्पन्न होगी, ना ही रंग उत्पन्न होंगे ऐसे पुष्पों में जो वायु परागण दर्शाएंगे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। लेकिन अब आप मुझे बताओ, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि सर ये ना हमें समझ में आ गया, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, पुष्प का आकार छोटा क्यों है, बड़ा क्यों नहीं है, बड़ा क्यों नहीं है? हाँ जी, मैं पुष्प का आकार पूछ रहा हूं, मैं पराग कण का आकार नहीं पूछ रहा, मैं पुष्प का आकार पूछ रहा हूं। पुष्प का आकार छोटा क्यों है, बड़ा क्यों नहीं था? हाँ, सीड हल्के होते हैं, परागकण हल्के होते हैं। सर ये क्लास रोज आती है क्या? हाँ जी रेखा जी, बिल्कुल रोज आती है। हाँ जी, जरा जल्दी से मुझे बताओ, फटाफट, जल्दी से, तुरंत। आकार में छोटे क्यों थे? तो बेटा मैंने ना आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, मैं एक पेड़ हूं, ध्यान से सुनना, मैंने एक पुष्प बनाया, ठीक है, अब वो पुष्प जो है उससे जो परागकण निकलने वाले हैं वो वायु लेकर जाने वाली है। ठीक है, अगर मैं बड़ा होता, अगर मैं पुष्प जो बना रहा हूं बड़ा होता तो क्यों बड़ा करता? मैं, मेरे ऊपर जो पुष्प लगा हुआ है अगर मैं उसे बड़ा कर रहा हूं तो क्यों बड़ा कर रहा हूं? ताकि वो किसी की नजरों में आ सके, ताकि वो किसी की नजरों में आ सके, कोई उसको देख सके। किसको? पुष्प को। अब आप मुझे बताएं, क्या वायु की नजरों में लाना है, पुष्प को बड़ा करना है? सोचना, दिमाग लगाना। क्या मुझे बड़ा से बड़ा पुष्प बनाना है ताकि वो किसी की नजरों में आ सके? नहीं ना, वायु लेकर जाने वाली है। तो छोटे छोटे पुष्प बनाओ, ज्यादा ऊर्जा मत खर्च करो। पेड़ कह रहा है ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करूंगा, छोटे छोटे पुष्प बनाऊंगा। बड़े बड़े क्यों बनाऊं भाई? किसी की नजरों में थोड़ी ना आना है, किसी को दिखाना थोड़ी ना कि बड़े बड़े पुष्प हैं। सिंपल, इसीलिए आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्या ये सिंपल सा पहला बिंदु क्लियर है? सिंपल सा था, चलें आगे। दूसरा, ठीक है, सेकंड, परागकण छोटे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, वायु लेकर जाने वाली अगर भारी भारी बड़े बड़े हुए तो गिर जाएंगे। वायु लेकर जा रही थी और भारी और बड़ा हुआ, वो तो वहीं का वहीं गिर जाएगा। तो कैसे होने चाहिए सर? छोटे छोटे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। ठीक है जी, परागकण छोटे होंगे, हल्के होंगे। अब आप मुझे बताओ, चिपचिपे होंगे या शुष्क होंगे? दिमाग लगाओ। अगर चिपचिपे हुए तो यहीं कहीं कहीं नहीं, कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। हमें तो दूर तक लेकर जाना है, हवा लेकर जाने वाली है दूर तक। तो कैसे होने चाहिए? ड्राई होने चाहिए कि चिपचिपे होने चाहिए? सर शुष्क होने चाहिए। याद रखना, कैसे होते हैं बेटा जी? शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। याद रखना, सिंपल सा। कौन? परागकण, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तथा अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि वायु परागण में अनेक परागकण तो व्यर्थ हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, मुझे यहां से ना मान लो आपके यूपी तक पहुंचाने,
मान लो हरियाणा में मैं हूं अभी और मुझे यूपी तक पहुंचाने हैं, हवा लेकर जाने वाली है, बहुत सारे बनाऊंगा परागकण कि थोड़े से बनाऊंगा? सोचिए, दिमाग लगाएं। वायु लेकर जाने वाली है, बहुत सारे बनाऊंगा कि थोड़े से बनाऊंगा? बहुत सारे बनाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि निश्चितताएं कम है, अनिश्चितताएं ज्यादा। हो सकता है वायु बीच में रुक जाए, हो सकता है वायु जो है चले ही ना, है ना। तो अनिश्चितताएं ज्यादा है, तो इसलिए बहुत सारे परागकण बनाओ, क्या पता उनमें से इक्का दुक्का पहुंच जाए, है जी। करोड़ों की संख्या में बनाओ, क्या पता उनमें से इक्का दुक्का हवा के द्वारा पहुंच जाए। तो जरा सोचिए, परागकण ज्यादा मात्रा में बनाने पड़ेंगे कि कम मात्रा में बनाने पड़ेंगे? ज्यादा मात्रा में बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तो वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे बनाने पड़ते हैं। सिंपल। हां जी, बिल्कुल। BRE123QFK आपका नाम नहीं है, कृपया करके आप क्लास से जा सकते हैं बेटा। बिल्कुल, ऐसे बच्चों की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल पहली फुर्सत में निकल लो बेटा यहां से। हां जी, तीसरा प्रश्न, तीसरा बिंदु, वर्तिका लंबी तथा वर्तिकाग्र चिपचिपी होती है। तीसरा बिंदु क्या था? वर्तिका कैसी होगी? लंबी होगी। और वर्तिकाग्र कैसी होगी? चिपचिपी होगी। अब जरा सोचिए, वायु लेकर आने वाली है किसको? परागकणों को लेकर आने वाली है। पुष्प छोटा है लेकिन उसकी वर्तिकाग्र जो है, वर्तिका जो है वो लंबी है। क्यों लंबी है? क्योंकि वायु लेकर आने वाली है। जब ये ऊपर होगी, बाहर निकली हुई होगी, तो हवा से आते हुए जो परागकण होंगे उनको कैच कर लेगी, उनको पकड़ लेगी। अब कैसे कैच करेगी? ये जो वर्तिकाग्र होगी ना, ये कैसी होगी? चिपचिपी होगी। तो परागकण कैसे? शुष्क। और वर्तिकाग्र कैसी? चिपचिपी। परागकण हवा से आ रहे थे और यहां पर आकर चिपक जाएंगे। हां जी, ये था सिंपल सी चीज। अब आप मुझे बताएं, क्या इन तीन लक्षणों में भी किसी को दिक्कत है? हां जी, इन तीन लक्षणों में किसी को दिक्कत है? बताओ जी। वर्तिकाग्र पंख युक्त या शाखित होते? अभी बता रहा हूं। नहीं ना, चले ना आगे। ये सिंपल से तीन लक्षण थे, आपने अपनी कॉपी में लिख लेने। अब आपके लिए ना लिखकर भी लाओ तो भी दिक्कत, ना लिखकर लाओ तो दिक्कत। पता नहीं कितनी दिक्कतें हैं मेरे भाई। यस, चैट बंद कर दो। चलो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रेड पट्टी अभी हटा रहा हूं, रेड पट्टी हटा दीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीनशॉट तो आप ले ही रहे हैं, कृपया करके एक काम और करिएगा बाबू। जो अभी YouTube पर देख रहे हैं, जो अभी YouTube पर देख रहे हैं, ठीक है, और जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, जिनका फोकस नहीं है चैटिंग पर, अपने फोन को ना ऐसे कर लो, ऐसे। तो उसमें शायद चैटिंग का ऑप्शन शायद हट जाता है, मैंने देखा था। अगर नहीं हटता है तो फिर ठीक है, ऐसे कर लो ताकि चैटिंग ना करो और फोकस करो पढ़ाई पर, ठीक है। नहीं तो बस चैटिंग करते रह जाओगे, और कैसा और कैसी और कहां पर क्या चल रहा और क्या नहीं चल रहा, ठीक है। चलिए जी, ये थे सिंपल से तीन लक्षण। क्या वायु द्वारा अगर परागण होएगा तो पुष्प कैसे होंगे? छोटे होंगे, रंग नहीं उत्पन्न करेंगे, गंध उत्पन्न नहीं करेंगे, मकरंद उत्पन्न नहीं करेंगे। परागकण छोटे होंगे, हल्के होंगे, शुष्क होंगे और ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। वर्तिका कैसी होएगी? लंबी होएगी, ताकि जो वायु जो लेकर आ रही है परागकणों को वो उसके पास पहुंच जाए। अब शुष्क थे तो कहीं ना कहीं शुष्क वर्तिकाग्र से अगर चिपकेंगे तो वर्तिकाग्र कैसी होगी? शुष्क होगी क्या? नहीं, वो कैसी होगी? चिपचिपी होगी। ये थे सिंपल से तीन लक्षण। अब क्या कुछ परागकण पंख युक्त होते हैं? क्या परागकण पंख युक्त होते हैं? देखिए, नोट डालकर लिखा हुआ है, कृपया करके नोट डालकर आप भी लिख लीजिएगा। चीड़, पाइनस का जो पेड़ जो होता है, यानी एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, याद रखना। इसके अंदर परागकण जो होते हैं कैसे होते हैं? पंख युक्त होते हैं। अब आप बोलेंगे क्या वास्तव में पंख लगे होते हैं? नहीं, कुछ इस तरीके से संरचना होती है। यानी परागकण की जो बाहरी भित्ति थी ना, याद आ रही है, एक्साइन, वो कुछ पतली
कुछ पतली सी संरचना बना लेती है, यानी कुछ इस तरीके से अगर परागकण है तो इसकी जो एग्जाइन है कुछ इस तरीके से संरचना बना लेती है। तो ऐसे लगता है जैसे परागकण में क्या निकल गए हैं, पंख निकल गए हैं। तो याद रखना, ऐसे पंख युक्त परागकण किस में मिलते हैं मेरे भाई, चीड़ में मिलते हैं, यानी पाइनस में मिलते हैं। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ये मान के चल लीजिए चौथा बिंदु था, कुछ इस तरीके से होते हैं कौन, परागकण। ठीक है, सिंपल। चलें आगे, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभी खत्म नहीं हुआ, एक और बिंदु। अगला जो बिंदु है वो सिंपल उदाहरण है, आपने याद रखना है, उदाहरण भूलना नहीं है। घास में, बांस में, मक्के में। देखिए, मक्के में सजात पुष्पी परागण भी होता है और मक्के में वायु परागण भी होता है, याद रखना। नारियल में, खजूर में, भांग में, ये उदाहरण आपने याद रखने हैं, भूल मत जाइएगा। अब ये सारी चीज एनसीईआरटी बेस्ड है। अब अगर यही नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो कुल मिलाकर बेटा मेरे से इससे तेज नहीं पढ़ाया जाता, मेरी स्पीड इतनी है। आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भैया भाग जाओ यहां से। क्या बोलूं, रोज की रोज स्पीड 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 स्पीड। हाँ जी खुशबू, कौन सी स्पीड चाहिए, क्या लगा लूं, कौन सा इंजन लगाऊं मेरे भाई? है ही मेरी बोलने का तरीका इतना है, ऐसा ही है, इतना ही स्लो बोलता हूं मैं। हाँ जी, तो ये था बेटा अजैविक कारक, जिसका नाम था क्या, वायु परागण, जिसमें 3 बिंदु ये, चौथा बिंदु ये, और ये थे उदाहरण। खत्म, बस इतनी सी बात थी। ये लो, ये हो गया वायु परागण। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी है वायु परागण की। अब इसमें ये जो बिंदु दे रखे हैं, इनको कृपया करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो, जो मन कर रहा है वो करो, लेकिन पढ़ लेना प्रभु, पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये था बेटा जी हमारा पहला वायु परागण। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेकंड जो है वो है जल परागण। हमने बोला जल परागण यानी हाइड्रोफिली, जल परागण यानी हाइड्रोफिली। ठीक है, अब जल परागण अगर किसी पादप में होएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो पादप किस में मिलेगा, जल में, है ना। यही बोलेंगे ना सर जल परागण यानी कहीं ना कहीं परागकण कहां पर जा रहे हैं, जल से होते हुए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो पादप कहां पर मिलेंगे, जल में मिलेंगे। ऐसा माना जाता है केवल जल परागण ज्यादातर किस में मिलता है, ज्यादातर जो आपके एक बीज पत्री जो होते हैं, मोनोकॉट्स जो होते हैं, उनमें मिलता है। केवल 30 ही ऐसे वंश हैं, केवल 30 ही ऐसे वंश हैं एक बीज पत्रियों के जो दर्शाते हैं क्या, हाइड्रोफिली यानी जल परागण। अब ऐसी चीजें नहीं दे रखी हैं आपके, अभी अगर याद रख सकते तो याद रखना, जल परागण यानी हाइड्रोफिली। जल परागण किस में मिलेगा, वो पादप जो किस में मिलेंगे, जल में। लेकिन एक प्रश्न ये भी बनता है, क्या सभी पादप जो जल में मिलते हैं क्या उनमें जल परागण होता है? दो अलग अलग कथन हैं, दो अलग अलग कथन है। पहला कथन कि जल परागण किस में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है जो जल में मिलेंगे। दूसरा कथन, जितने भी पादप जल में मिलेंगे क्या सभी में जल परागण होगा क्या, नहीं। पहला कथन ठीक है, क्या जल परागण किस में होगा, वो पादप जो जल में मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नाम में क्या रहा है, जल परागण। तो परागण कहां होगा, जल में, यानी पादप पुष्प कहां पर मिलेंगे, जल में। ठीक है सर, समझ में आया। दूसरा कथन, जितने भी जल में पादप मिल रहे हैं क्या सभी में जल परागण होएगा, तो हमारी एनसीईआरटी में 2 उदाहरण दे रखे हैं, कृपया करके नोट डालकर लिख लीजिएगा। 2 उदाहरण नोट डालकर लिख लीजिएगा, क्योंकि नीट 2019 में भी यह प्रश्न पूछा गया था, याद रखना। कौन कौन से 2 पादप हैं, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। पहला जलकुंभी, जल कुंभी जिसको हम वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जिसको हम बंगाल का आतंक भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, जिसका वैज्ञानिक नाम आइकॉर्निया क्रेसिपस। ये जो है, और इसके साथ एक और मुकुदनी, जिसको हम वाटर लिली कहते हैं।
ये दो उदाहरण कृपया करके याद रख लीजिएगा। ये दोनों मिलते जल में हैं, दोनों के दोनों किस में मिलते हैं? जल में। लेकिन क्या बोला? मिलते किस में हैं? जल में। किस में मिलते हैं मेरे भाई? जल में मिलते हैं। दोनों के दोनों पादप किस में मिलते हैं? जल में। लेकिन किंतु परंतु याद रखना, दोनों में परागण जो होता है या तो कीट के द्वारा या वायु के द्वारा परागण होता है। भूल मत जाइएगा इस चीज को, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है 2020 में पूछा था। सॉरी, मैंने 2019 बोल दिया। 2020 का जो नीट का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, याद रखिएगा। भूल मत जाइएगा इस चीज को, याद रखिएगा। ये दो ऐसे पादप जो हमारी एनसीईआरटी में उदाहरण दे रखे हैं, याद रख लीजिएगा, भूल मत जाइएगा। मिलते जल में, लेकिन परागण जो है वो जल के द्वारा नहीं हो रहा। किसके द्वारा? या तो कीट के द्वारा या वायु के द्वारा। किसमें? इन दो उदाहरणों में। कृपया करके अगर याद रख सकते तो याद रख लीजिएगा। तो दो कथन मैंने सिंपल से दिए थे, सिंपल से दो कथन दिए थे। क्या दिए थे? मैंने पहली चीज ये बोली कि भैया जो पादप जल में मिल रहे हैं वो जल परागण दर्शा सकते हैं। नहीं, पहला कथन मैंने ये दिया था, जल परागण कौन दर्शाएगा? वो पादप जो जल में मिलेंगे। दूसरा कथन मैंने आपसे पूछा, क्या सभी पादप जो जल में मिलेंगे जल परागण दर्शाएंगे? नहीं, ये जल में मिल रहे हैं लेकिन ये जल परागण नहीं दर्शा रहे, वायु या कीट परागण दर्शा सकते हैं। याद रखना। सर इजी प्रश्न पूछा था, इजी है मेरे भाई, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इजी लग रहा होगा। ठीक है, चलिए जी, ये था हमारा जल परागण। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने आपको सिंपल दो कथन बताए, है ना। अब देखिएगा बेटा जी, यहां पर जल परागण, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा जल परागण यानी जल के द्वारा परागण। ठीक है, अब बात आ रही है, क्या जल परागण में पुष्पों का आकार बड़ा होगा? सोचिए, क्या वायु परागण में पुष्पों का आकार बड़ा था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आकर्षित थोड़ी ना करना है किसी चीज को, दिखाना थोड़ी ना है किसी चीज को, सम्मोहित थोड़ी ना करना है, बड़ा करके थोड़ी ना दिखाना है किसी को कि आओ देखो बड़े बड़े मेरे पास पुष्प हैं, आओ। नहीं ना। तो जल को आकर्षित करने के लिए क्या यहां पर भी पुष्प बड़े होंगे? नहीं, यहां पर भी पुष्प कैसे होंगे? आकार में छोटे होंगे। क्या यहां रंग उत्पन्न करेंगे? नहीं, यहां भी रंगहीन होंगे। क्या यहां गंध उत्पन्न करेंगे? नहीं। क्या यहां मकरंद उत्पन्न करेंगे? नहीं। यानी ये जो पहला लक्षण जो हमने लिखा है ये डिट्टो सेम टू सेम किसके जैसा हो गया? वायु परागण के जैसा। क्योंकि ना ही वायु को ना ही जल को हमें क्या करना है? आकर्षित करना है, ना ही सम्मोहित करना है, ना ही परितोषक देना है। तो ये पहला लक्षण जल और वायु परागण का सेम टू सेम, हूबहू डिट्टो एक जैसा है। सिंपल। चलें आगे, नेक्स्ट। अब आप मुझे बताएं, यहां पर परागकण हल्के होंगे? यस, यहां पर भी भाई जल लेकर जाने वाला है ना। अब जरा सोचिए, भारी हुए तो नीचे जा सकते हैं, तो कैसे होंगे परागकण? सर हल्के होंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं, क्या पानी में अगर कोई चीज रहती है तो क्या वो सड़ नहीं सकती? सड़ सकती, गल सकती है, सड़ सकती है, गल सकती है, हो सकती है ना। तो कहीं ना कहीं जरा सोचिए, ऐसे पुष्प, ऐसे परागण, ऐसा स्त्री केसर, ऐसे पुंकेसर जो जल में हैं, क्या उन सभी संरचनाओं के ऊपर एक आवरण मिलता है जिसे हम बोलते हैं श्लेष्मा या म्यूसिलेज या मोम की परत बोल देते हैं, जो क्या करती है? उसको गलने से बचाती है। क्या करती है? उसको गलने से बचाती है। तो कृपया करके याद रखना, ये लक्षण वायु परागण में नहीं था लेकिन किसमें है? जल परागण में, क्योंकि जल गला सकता है। उस संरचना को, उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं मोम की एक परत मिलती है, याद रखिएगा। सिंपल। चलें आगे। हां जी, ये हमारे दो सिंपल से लक्षण थे। तीसरा, वर्तिका यहां पर भी कैसी होगी? लंबी होगी। और वर्तिकाग्र कैसी होगी? यहां पर चिपचिपी होगी। लेकिन देखिए लक्षण ये भी सेम टू सेम है, बस इतना सा फर्क है भैया, यहां पर मोम की परत मिलेगी जो गलने सड़ने से क्या करेगी? बचाएगी। बाकी हूबहू सेम टू सेम था, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है वायु परागण के जैसा। बस फर्क कितना सा था? सब कुछ सेम था, बस वायु की जगह जल है और जल से बचने के लिए मोम की एक स्तर है, म्यूसिलेज जिसको हमने बोला है, जो गलने से बचा रही है। बाकी सारी चीजें सेम थी। ये है मेरे भाई वेलिसनेरिया, ये है वेलिसनेरिया। ये कौन है? वेलिसनेरिया, याद रखना। ठीक है, अब देखिए
आप मुझे बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, भैया स्विमिंग आप कहां पर करते हो? स्विमिंग हाँ जी, इसको हटाओ यहां से जल्दी से, इस बालक को। चाचा जादू दिखाओ ना। हाँ भतीजे अभी दिखा रहा हूं, देख अभी जादू देखना, अभी देख तू क्लास से फुर्र हो जाएगा, देख अभी जादू, जादू देखना ना तेको, अभी दिखाता हूं। हाँ ये रहा, करो इसको। हो गया जादू, मजा आया, गायब बेटा क्लास से। तुम क्या समझे हैं बेटा? जिस उम्र में तुम हो ना, उससे मैं गुजर चुका हूं, ठीक है? याद रखना इस चीज को। तो चचा जान जो है कई बार जादू बहुत तगड़ा दिखाते, क्लास से ही आउट कर देते हैं, याद रखना। चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ जी, ये जो उदाहरण जो था, ये जो फिगर जो है यहां पर किसका है मेरे भाई? वेलिस्नेरिया का है। मैं प्रश्न पूछ रहा था आपसे कि हम पानी में स्विमिंग करते हैं तो पानी की सतह पर करते हैं कि पानी के अंदर करते हैं? सर हम पानी की सतह पर करते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या अंडर वाटर स्विमिंग नहीं होती? यस सर होती है, अंडर वाटर भी होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के सिलेंडर हम ले जाते हैं, क्या अंडर वाटर नहीं होती? होती है ना, होती है ना। अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक होते हैं प्लावक, याद रखना, एक वर्ड है प्लावक। प्लावक का मतलब पानी के ऊपर तैरना। क्या आप में से कितने बच्चों ने शब्द सुना है पादप प्लावक, जंतु प्लावक? कितने बच्चों ने यह शब्द सुना है पादप प्लावक, जंतु प्लावक? हाँ जी सुना है। प्लावकता का मतलब ही क्या होता है? जो चीज पानी की सतह पर होती है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा वर्ड ध्यान से सुनना, मैं यहां पर दो शब्द लिख रहा हूं, एक है प्लावक जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लैंकटन, और एक होते हैं तरुणपोषी या तरुणशील जिसको हम बोलते हैं नेक्टॉन, ठीक है भैया। दोनों का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, वो चीजें जो पानी की सतह पर तैरती हैं उनको हम बोलते हैं प्लावक, और वो जो पानी के अंदर तैरते हैं उनको हम बोलते हैं तरुणशील। आप सिंपल सी चीज मुझे बताइएगा, सिंपल सा, कहीं ना कहीं सोच समझकर बहुत सिंपल सी चीज मुझे बताइएगा, कहीं ना कहीं आपने नील हरित शैवाल पढ़ी थी? 11वीं कक्षा जब पढ़ा रहा था नील हरित शैवाल पढ़ी थी क्या? जब नील हरित शैवाल पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था नील हरित शैवाल कहां पर मिल रही है? पानी की सतह पर। प्रकाश चाहिए, प्रकाश संश्लेषण करना है, तो नील हरित शैवाल क्या है? एक प्लावक है, एक पादप प्लावक कहलाएगी। क्यों? क्योंकि पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण कर रही है। तो ऐसे जीव जो पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सतह पर मिलते हैं क्या कहलाते हैं? पादप प्लावक, ठीक है। अब जरा सोचिए, ऐसे जीव जो जंतुओं के समान होंगे, जो परपोषी होंगे, जो पादप प्लावक को खा जाएंगे, क्या कहलाएंगे? जंतु प्लावक। सिंपल। तो याद रखना, प्लावक भी दो प्रकार के, प्लैंकटन भी दो प्रकार के, एक पादप प्लावक, एक जंतु प्लावक। पादप प्लावक यानी जो पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करेंगे वो क्या कहलाएंगे? पादप प्लावक, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। और वो जो जंतु प्लावक है, जो परपोषी होंगे, जो पादप प्लावक को खा जाएंगे। जैसे युग्लिनोइड्स, नाम सुना है? रात में युग्लिनोइड्स जो होते हैं वो डायटम्स को खा जाते हैं, ठीक है, वो एक जंतु प्लावक की तरह कार्य करते हैं। सिंपल सा था। चलिए जी, अब बात आ रही है तरुणशील, यानी जो पानी के अंदर होंगे, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेक्टॉन। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइएगा, कहीं ना कहीं मछलियां जो हैं पानी के अंदर स्विमिंग कर सकती हैं? यस कर रही हैं। क्या वो तरुणशील है कि नहीं है? यस बिल्कुल है। वो एक जूनेक्टॉन कहलाएगी, क्योंकि जंतु है इसलिए जूनेक्टॉन। लेकिन क्लेमाइडोमोनास, अगर आपने नाम सुना है, जो एक हरी शैवाल है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, जो पानी के अंदर तैर रही है, वो क्या है? एक फाइटोनेक्टॉन है, जो पादप तरुणशीलता दर्शा रहा है। ये था सिंपल सा मीनिंग समझाने का। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई ये जल परागण जो है ये भी दो जगह पर होता है, या तो पानी की सतह पर होता है या पानी के अंदर होता है। अब पानी की सतह पर होता है
तो उसे हम बोलते हैं अधिजल परागण, एपीहाइड्रोफिली। और पानी के अंदर अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं अधोजल परागण, हाइपोहाइड्रोफिली। दो थे मीनिंग सिंपल से, पानी की सतह पर होएगा अधिजल परागण, पानी के अंदर होएगा अधोजल परागण। पानी की सतह पर होएगा यानी एपीहाइड्रोफिली, पानी के अंदर होएगा हाइपोहाइड्रोफिली। था ये सिंपल सा मीनिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, कृपया करके उदाहरण मत भूलिएगा। वेलिस्नेरिया, आप बोलेंगे सर वेलिस्नेरिया, ये है वेलिस्नेरिया। देखिए ये वेलिस्नेरिया का जो पादप है पानी के अंदर, ध्यान से सुनना, पानी के अंदर है, लेकिन परागण करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए इसके पुष्प कहां पर आते हैं? सतह पर आते हैं। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, भूल मत जाइएगा, याद रखना। इसके पुष्प जो हैं कहां पर आते हैं? सतह पर आते हैं, याद रखिएगा। और सतह पर आ रहे हैं तो कैसा परागण होएगा? अधिजल परागण होएगा, एपीहाइड्रोफिली होएगी। जहां पर परागण कहां पर हो रहा है? सतह पर। उदाहरण कतई मत भूल जाइएगा, वेलिस्नेरिया, 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 कृपया करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा अधोजल परागण जो पानी के अंदर होएगा, पानी के अंदर ही जो जल का बहाव है वो पानी के अंदर ही किसको लेकर चला जाएगा? परागकणों को। बेटा जी किस में मिलता है? सेरेटोफिलम में। और जूस्टेरा, जूस्टेरा इधर इंपॉर्टेंट है, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके उदाहरण जरूर याद रखना। एक तो जूस्टेरा और एक वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया सतह पर, एपीहाइड्रोफिली अधिजल परागण, और जूस्टेरा पानी के अंदर अधोजल परागण, हाइपोहाइड्रोफिली। कृपया करके ये दो उदाहरण मत भूलिएगा, याद रखिएगा। और साथ साथ ये जो नोट डालकर लिखा है ये भी याद रखना। जरूरी नहीं है सभी जल जो पादप जल में मिलेंगे वो जल परागण करेंगे, नहीं, वो कीट परागण भी कर सकते हैं, वो वायु परागण भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने लिखे हैं। बस इतना ही था आपका जल परागण, सिंपल सा था। हाँ जी, चलें आगे। सर तरुणशील का मतलब? बेटा तरुणशील का मतलब जो पानी के अंदर तैर रहे हैं, जो पानी के अंदर हैं, तैर रहे हैं। और प्लावक का मतलब जो पानी की सतह पर तैर रहे हैं। अगर मैं पानी की सतह पर स्विमिंग करूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा? प्लावक। और मैं पानी के अंदर स्विमिंग करूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा? तरुणशील। प्रभु चलें आगे, चलें, चलिए अब आगे चलते हैं। यह था हमारा अजैविक कारक, कौन से? वायु और जल। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है वो आने वाले हैं कौन? जैविक कारक, ठीक है। जैविक कारकों में ध्यान से सुनिएगा, हम किसके द्वारा बात कर रहे हैं? जैविक कारक यानी जंतु कराएंगे। जैविक कारक यानी जंतु के द्वारा होएगा क्या? परागण, यानी जंतु परागण। अंग्रेजी में बोलेंगे क्या? जूफिली, ठीक है। अब देखिए कौन से जंतु हैं जो परागण कराते हैं। आपने याद रखना है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा परागण अगर जंतुओं के द्वारा होता है तो वो किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। तो याद रखना, कीट परागण, कीट परागण। अब कृपया करके मेरी ना एक सिंपल सी बात सुनना। देखिए कीटों के द्वारा परागण, सुनिएगा कृपया करके, कीट, पक्षी, घोंगा और चमगादड़, और भी होते हैं, चार याद रखना अभी, सिंपल, ठीक है बेटा। कीट को हम क्या बोलते हैं? सर इंसेक्ट, मैंने कहा ठीक है। पक्षी को बर्ड, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। घोंगे को स्नेल, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। चमगादड़ को हमारा बैट, बहुत ही बढ़िया। आप जानते हैं कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, भूल मत जाइएगा, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। सर पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। सर स्नेल, घोंगे का अध्ययन याद रखना, मैलेकोलॉजी, मैलेकोलॉजी। सर चमगादड़ का अध्ययन, बैट का अध्ययन, कायरोप्टेरोलॉजी,
ठीक है, अब जरा सोचिए सभी में क्या आ रहा है, एजी ओजी लोजी सुनोजी आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर लोजी आ रहा है, लोजी 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 लोजी, और लॉजी का मतलब बायोलॉजी यानी अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, बायोलॉजी। लॉजी का मतलब ही क्या होता है? अध्ययन होता है। तो याद रखना जहां पर लॉजी आ गया यानी अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, मैलेकोलॉजी घोंगे का अध्ययन, कायरोप्टेरोलॉजी चमगादड़ का अध्ययन। अब आप मुझे बताएं फिली वर्ड किस चीज को दर्शा रहा था? फिली 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 वर्ड किस चीज को दर्शा रहा था? सर परागण को, फिली। तो अब आप मुझे बताएं एंटोमोफिली का मतलब क्या होएगा? एंटोमोफिली का मतलब क्या होगा, या एंटोमोफिलस का मतलब क्या होगा? सर सीधा अगर कीट के द्वारा परागण होएगा तो एंटोमोफिली। अब आप मुझे बताएं ऑर्निथोफिली क्या होएगा? क्या होएगा ऑर्निथोफिली? ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन, तो ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन, तो ऑर्निथोफिली यानी पक्षियों के द्वारा परागण। मैलेकोलॉजी यानी घोंगे का अध्ययन, मैलेकोफिली यानी घोंगे द्वारा परागण। कायरोप्टेरोलॉजी यानी चमगादड़ का अध्ययन, कायरोप्टेरोफिली यानी चमगादड़ के द्वारा परागण। बताएं क्या यह सिंपल सी चीज नहीं याद हो सकती क्या? सर बस लॉजी हटाकर फिली कर देंगे बस। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, लेकिन याद भी रखना एंटोमो पक्षी, एंटोमो कीट, ऑर्निथो पक्षी, मैलेको घोंगा, कायरोप्टेरो चमगादड़, ये जरूर याद रखना। आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? मैंने बोला सबसे ज्यादा परागण कौन सा जंतु दर्शाता है? भैया कीट दर्शाते हैं, और कीटों में भी सबसे ज्यादा, कीटों में भी 80% कौन दर्शाता है? कौन? मधुमक्खियां। सबसे ज्यादा परागण कीटों में भी सबसे ज्यादा कौन करती हैं? मधुमक्खियां करती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर फालतू लोगों को हटाओ, बेटा नहीं, आने दो, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो सीख रहे होंगे, कोई बात नहीं। अरे 1% भी अगर सीख लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। जो बाकी बातें कर रहे हैं कोई बात नहीं, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं आप सीरियसली पढ़ो बेटा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करो, जिसको करनी है मटर गश्ती वो करेगा, छोड़ो। हाँ जी, कीटों के द्वारा परागण कर रहे हैं, कीटों की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कीटों के द्वारा परागण होएगा तो अब आप मुझे बताएं क्या यहां पर पुष्प छोटे होंगे कि बड़े होंगे? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर पुष्प बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि किसी की नजरों में आना है। ठीक है, तो पुष्प कैसे होंगे? बड़े होंगे। क्या पुष्प रंगहीन होंगे कि रंगीन होंगे? नहीं सर, इस बार रंगीन होंगे। क्या गंध उत्पन्न करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं सर, इस बार या तो सुगंधित होंगे, जैसे सुगंधित पुष्प आपने देखे, हाँ जी देखे कि नहीं देखे, कनेर का, चमेली का, कहीं ना कहीं पुष्प कैसे होते हैं? सर जी सुगंधित होते हैं। दुर्गंध भी निकालते हैं क्या? आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेशिया, नाम सुना है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेशिया का सबसे बड़ा। सबसे लंबा कौन सा होता है? एमोर्फोफेलस होता है, जिसको हम जमीकंद बोलते हैं। सबसे बड़ा और सबसे लंबा दो अलग अलग चीजें। मैं सबसे बड़े की बात कर रहा था, किसकी? रेफ्लेशिया की। याद रखना रेफ्लेशिया जो होता है ना बहुत ही बड़ा होता है, जिससे दुर्गंध निकलती है, याद रखिएगा। तो पुष्प जो है बेटा जी दुर्गंध भी निकाल सकते हैं, सुगंध भी निकाल सकते हैं। किसको आकर्षित करने के लिए? भैया कीटों को, और साथ ही साथ उनमें कहीं ना कहीं भोजन के लिए कौन मिलेगा मेरे भाई? मकरंद मिलेगा। तो मकरंदहीन के मकरंद युक्त, मकरंद युक्त, रंगहीन के रंगीन, रंगीन, गंधहीन के गंध युक्त, गंध युक्त, बड़े पुष्प के छोटे पुष्प, बड़े पुष्प। यानी वो चीजें जो हमने वायु और जल परागण में बोली थी, नहीं 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 नहीं, यहां पर है हाँ 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 हाँ, क्योंकि कीटों को आकर्षित करना है। और ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सम्मोहक और परितोषक, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दी थी, जो मैंने आपके कल के लेक्चर में बता दी थी। ठीक है, सिंपल सा था, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, आकर्षित करते हैं ये सारी चीजें, वही है। मकरंद क्या करेंगे? भोजन के रूप में आकर्षित करेंगे। वो आएगा, आपका कीट आएगा, बैठेगा, भोजन लेगा, वहां पर परागकण गिरे पड़े, उनके पैरों से चिपक जाएंगे, खत्म। सिंपल सा था क्या? कीट परागण। आगे चलते हैं मेरे भाई, उदाहरण याद रखिएगा कीट परागण के। साल्विया, अंजीर, आक, बरगद, प्रिमरोज, पीपल, मटर, ये उदाहरण याद रखने हैं आपने। जो उदाहरण हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सारे के सारे उदाहरण आपने याद रखने हैं। किसके हैं मेरे भाई? कीट
परागण के हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर नोट डालकर एक बिंदु लिखा हुआ है जो बहुत ही जरूरी है, याद रखना। सहजीवी संबंध आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सहजीवी संबंध या म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अब यहां पर एक सहजीवी संबंध मिल रहा था, किसके बीच में? देखिएगा, यह है पुष्प। किसका पुष्प है बेटा जी? यह है यक्का पादप जो होता है, यक्का, भूल मत जाना, यक्का पादप। ठीक है, उसका पुष्प है, जिसके अंदर आकर एक कीट जिसका नाम है प्रोनूबा शलभ, प्रोनूबा मॉथ होता है, ये शलभ होता है, मॉथ होता है, प्रोनूबा। ठीक है, लिखा भी हुआ है मॉथ। ठीक है, मौत नहीं है, ये मॉथ है, कीट है। ठीक है, ये अपने आकर अंडे देता है और बदले में परागकण लेकर चला जाता है, यानी दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पुष्प उसके अंडों को सुरक्षा दे रहा है, उसके अंदर ये है कीट, ये देख रहे हो सफेद रंग के छोटे छोटे कीट हैं। ठीक है, ये है प्रोनूबा शलभ जो आया, अपने अंडे दिए, उसके अंडे यहां पर विकास कर रहे हैं, सुरक्षित हैं उस पुष्प के अंदर, भोजन भी मिलता रहेगा अंदर मकरंद से, और साथ साथ कहीं ना कहीं उनके माता पिता जो अंडे दे गए हैं, माता जो अंडे दे गई है, कहीं ना कहीं परागकण लेकर चली जाएगी, यानी परागण करा दिया, पुष्प को फायदा और इस कीट को फायदा। ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? सहजीवी संबंध कहलाएगा, भूल मत जाइएगा। ठीक है, याद रखना, ये सिंपल सी चीज थी, भूलना नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं। ये था हमारा पहला कीट परागण। दूसरा था बेटा पक्षी परागण। अब नाम में लिखा हुआ है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली यानी आपको बता दिया, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोफिली यानी पक्षी परागण। अब बात आ रही है कि सारे पक्षी परागण कराते हैं क्या? सोचिए पुष्प इतना सा है ना, और उसके अंदर क्या तोता घुस जाएगा, कौवा घुस जाएगा, मैना घुस जाएगी? नहीं ना। तो ऐसे परागण जिन पक्षियों के द्वारा होता है, वो पक्षी भी आकार में क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। तो याद रखना, सबसे छोटा पक्षी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये है, इसका नाम ही क्या है? हमिंग बर्ड। इसका नाम क्या? देखिए कितना छोटा है, आपकी हथेली पर आ जाएगा इतना सा। कौन? ये है कौन? हमिंग बर्ड, जिसको हम गुंजन पक्षी भी बोलते हैं। याद रखना, जिन पादपों में ये परागण कराता है, जिसका नाम है बिग्नोनिया और पलाश। याद रखना। हाँ जी, नीचे लाल पट्टी तो नहीं आ रही है सर? ये बर्ड तो देखी है, अरे बांगड़ू, इंडिया में मिलती नहीं है। मुख्य रूप से ये अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका जो है वहां पर मिलती है। कौन सी? आपकी हमिंग बर्ड। हाँ जी, कोई फ्री है? मैं हूं ना अंजलि, मैं हूं। हाँ बेटा मैं फ्री हूं, बोलो। हमिंग बर्ड है सर। रेड पट्टी हटा दीजिए। हटा दी मेरे भाई। ठीक है, हाँ जी, ये इंडिया में नहीं मिलती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इंडिया में सबसे छोटी बर्ड कौन सी होती है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो याद रखना, उसे हम बोलते हैं एशियन बर्ड, सन बर्ड बोलते हैं, जिसको हम एशियन बर्ड या सन बर्ड बोलते हैं, जो पूरे एशिया में सबसे छोटी है। अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में ये सबसे छोटी है। कौन? हमिंग बर्ड। और इसकी एक खासियत भी है, ये सीधी भी उड़ सकती है और पीछे उल्टी भी उड़ सकती है, यानी सीधी भी जा सकती है और बैक गियर लगाकर पीछे भी जा सकती है। जैसे हमारी गाड़ियां बैक गियर लगाती है ना, पीछे चली जाती है, ऐसे ये पक्षी भी सीधा भी उड़ सकता है, पीछे उल्टा भी उड़ सकता है। याद रखना। सर जी ये स्पैरो है क्या? नहीं, ये स्पैरो नहीं है। हाँ जी, ये याद रखना, ये पक्षी परागण प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, फिर मैं बोल देता हूं, लेकिन थोड़ी सी अगर नॉलेज ले लेंगे तो अच्छी बात है। पक्षी परागण यानी ऑर्निथोफिली, कौन सा पक्षी? मेनली हमिंग बर्ड। मेनली कौन सा पौधा, कौन से पादप? बिग्नोनिया और पलाश। तीसरा, घोंगे द्वारा परागण, मेलेकोफिली। घोंगे द्वारा परागण ये होता है, घोंगा ये आपने देखा हुआ, बारिशों के सीजन में निकलते हैं, है ना। अब ये जिन पादपों में परागण करते हैं, उन पादपों के पुष्पों का आकार सांप के जैसा होता है, कोबरे के जैसा होता है, और उस पादप का नाम ही क्या है? याद रखना, स्नेक प्लांट। उस पेड़ का नाम ही क्या है? स्नेक प्लांट। कौन? एरिसेमा। याद रखना, एरिसेमा एक स्नेक प्लांट है, जिसके पुष्पों का आकार कैसा होता है? कोबरा, सांप के जैसा होता है, और इनमें परागण कराते हैं कौन? आपके घोंगे। याद रख सकते हैं? याद रख सकते हैं? रख लीजिएगा।
चौथा था बेटा जी हमारा चमगादड़ के द्वारा परागण, कायरोप्टेरोफिली, कायरोप्टेरोलॉजी यानी चमगादड़ का अध्ययन, कायरोप्टेरोफिली यानी चमगादड़ के द्वारा परागण। भैया ये कदम्ब का पेड़, कचनार, केला, अमरूद, इन पादपों में परागण कराते हैं। ये थी सिंपल सी चीजें, सिंपल, इसमें कुछ था ही नहीं। ये जंतु इसके द्वारा परागण इन पादपों में हो रहा है, ये इसका नाम। ये जंतु इसके द्वारा परागण ऐसे पादपों में हो रहा है, इसका नाम। ये जंतु इसके द्वारा परागण हो रहा है ऐसे पादपों में, खत्म। सिंपल सी चीजें थी। ये था हमारा क्या, पर परागण में पर्टिकुलरली हमने देखे यहां पर कारक, कौन से, जंतु देखे, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पर परागण की बाह्य प्रजनन युक्तियां। प्रभु इससे पूछे जाते हैं प्रश्न, ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ जी, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है ना उस पर फोकस करो, जो चीज नहीं है जिस उस पर आप ज्यादा फोकस करते हो, जो चीज है उसको आप क्या कर देते हो, नजरअंदाज कर देते हो। ठीक है, आइए पर परागण की बाह्य प्रजनन युक्ति, पहले तो इस पूरे कथन का मीनिंग समझते हैं। आप मुझे बताएं, स्व परागण के लिए अनुकूलन पढ़ा था आपने, पढ़ा था। स्व परागण का अनुकूलन का मतलब वो परिस्थितियां जो उत्तरदायी होंगी, जो रिस्पॉन्सिबल होंगी किसके लिए, स्व परागण के लिए। वो हमने कथन पढ़ा था जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सा, सर द्विलिंगिता, सर समकाल पक्वता, सर अनुन्मील्य पुष्प। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। अब जरा सोचिए, इस पूरे कथन का मतलब था क्या, ये क्या कि पर परागण के लिए पौधों में अनुकूलन, यानी पर परागण अगर आपको कराना है तो कौन सी ऐसी युक्तियां हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सी ऐसी अनुकूलन परिस्थितियां हैं जो क्या कराएंगी, पर परागण कराएंगी। ये है इसका मीनिंग। ठीक है, अब जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो ये हेडिंग दे रखी होती है और हमें समझ में नहीं आता इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग एक्चुअली ये था क्या कि पर परागण अगर कराना है तो कौन कौन सी परिस्थितियां, अनुकूलित परिस्थितियां हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे स्व परागण की जो परिस्थितियां जो अनुकूलित थी उसका उल्टा अगर मैं कर दूं तो क्या वो पर परागण के लिए अनुकूलन परिस्थितियां नहीं हो जाएंगी। सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा फोकस करो। क्या कि जो स्व परागण के लिए अनुकूल थी अगर मैं उसका उल्टा कर दूं तो वो किसके लिए अनुकूल हो जाएंगी, पर परागण के लिए। जैसे मैंने द्विलिंगी बोला था, क्या था, स्व परागण के लिए अनुकूल थी। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, क्या एक लिंगी किसके लिए अनुकूल हो जाएंगी, पर परागण के लिए। नहीं होंगी क्या, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर एक पुष्प कैसा है मेरे भाई, एक लिंगी है, एकल लिंगाश्री है, एक लिंगी है, दिमाग लगाओ, क्या स्व परागण होगा। सोचिए, ये पुष्प है और इस पुष्प में सिर्फ क्या मिल रहा है, स्त्री केसर मिल रहा है, पुंकेसर मिल ही नहीं रहा। हाँ जी, स्व परागण होगा क्या, नहीं। मैंने बोला मान लो इस पुष्प में सिर्फ पुंकेसर मिल रहा है, सिर्फ पुंकेसर मिल रहा है, क्या स्व परागण हो गया का, नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ऐसी परिस्थितियों में क्या होने के चांसेस होते हैं, सर पर परागण। तो सिंपल सा था, जो स्व परागण के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी भैया उसका कर दो उल्टा, वो अनुकूल परिस्थितियां बन जाएगी किसके लिए, पर परागण के लिए। स्व परागण के लिए अगर द्विलिंगिता है तो इसके लिए क्या है, एक लिंगिता। बताओ, नहीं होगा, होगा ना, होगा ना, सिंपल सा था ना। चलिए, पहली परिस्थिति जो पर परागण करने के लिए जिम्मेदार है क्या, एकल लिंगिता। सिंपल, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है कि इसमें भी दिक्कत है, सिंपल सा था ना। चलिए, सिंपल, एक लिंगिता समझ में आ गया भैया। ये देखो, ये एक पुष्प है जिसमें सिर्फ स्त्री केसर मिल रहा है, बस। एक बच्चे ने बोला सर इसको अच्छे से पढ़ा देना, लो जी, एक पुष्प जिसमें सिर्फ स्त्री केसर है, पुंकेसर है ही नहीं। ठीक है, तो स्व परागण तो होगा नहीं। ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं और से कौन आएगा, सर परागकण आएगा। और अगर कहीं और से आएगा तो ऑब्वियस ही बात है क्या हो जाएगा, सर पर परागण। मैंने कहा डंडना डंडन, खत्म खत्म। तो पहला बिंदु क्या है, सर एकल लिंगिता होना। मैंने कहा ठीक है जी। दूसरा बिंदु, भिन्न काल पक्वता। अब जरा सोचिए, वहां पर क्या थी, सर समकाल पक्वता, यहां पर क्या होगी, भिन्न काल पक्वता। अब है ना, इसके ना 2 अंग्रेजी के वर्ड भी ध्यान से सुन लेना, मैंने ये अंग्रेजी में नहीं बताया था आपको इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले चलूं या थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं मेरे भाई, पीछे 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 पीछे। हाँ जी, समकाल पक्वता,
स्वयं परागण के लिए अनुकूलन में दूसरा बिंदु क्या था? समकाल पक्वता, यानी समान टाइम पर क्या होएगा? परिपक्वन होएगा। ठीक है, अब हमने बोला यहां पर भिन्न काल पक्वता, किसमें? सर पर परागण में। समकाल पक्वता को अंग्रेजी में बोलते हैं होमोगेमी, कृपया करके लिख लीजिएगा। समकाल पक्वता को अंग्रेजी में बोलते हैं होमोगेमी, है ना? लिख लिया? होमोगेमी लिख लीजिएगा, होमोगेमी लिख लीजिएगा। हाँ जी सौरभ, का बात हो गई भैया, काहे की टेंशन है? समकाल पक्वता, होमोगेमी, और जबकि हम यहां पर जो पढ़ रहे थे, कहां गया? ये रहा भिन्न काल पक्वता, इसको अंग्रेजी में लिखिएगा डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, मान लेते हैं कि पुष्प जो है वो द्विलिंगी है। लो, मान लिया हमने कि पुष्प जो है वो द्विलिंगी है। चलो सर द्विलिंगी है, यानी इस पुष्प में सर जी पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। मैंने कहा ठीक है जी, इस पुष्प में पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, ठीक है, मान लिया। सर चांसेस हैं सर किस चीज के? सर स्वयं परागण होने के। मैंने कहा हां बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन ये जो है ये आज परिपक्व हो गई है, यानी परिपक्व हो गई है, यानी ग्रहण करेगी पराग कणों को और पराग कण अंकुरित हो जाएंगे, यानी ये पूर्ण रूप से ग्रहण करने लायक है। किसको? पराग कणों को, यानी ये परिपक्व हो गई है आज। लेकिन ये परिपक्व हो ही नहीं, ये नहीं हो रहे परिपक्व, नहीं कर रहा, इनका मन नहीं कर रहा परिपक्व होने का, नहीं हो रहे परिपक्व। आज नहीं हो रहे, कल भी नहीं हो रहे, 1 महीने तक नहीं हो रहे, मान लो। अब जी जरा सोचिए, बताओ पबजी क्या होएगा? ये परिपक्व नहीं हो रहे हैं, ये परिपक्व हो गई है। अब जरा सोचिए, कोई और परागकण अगर आ गया, अंकुरित नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और अगर अंकुरित हो गया तो क्या हो जाएगा? सर पर परागण हो जाएगा। तो पर परागण के लिए कौन सी परिस्थिति जिम्मेदार होगी? समकाल पक्वता की भिन्न काल पक्वता? ऑब्वियस सी बात है, भिन्न काल पक्वता। बताओ क्या होगी? भिन्न काल पक्वता। तो याद रखना, भिन्न काल पक्वता पर पर्टिकुलरली कौन सी कंडीशन में? द्विलिंगी कंडीशन में, भूल मत जाना। अरे बाबू, एक लिंगी में भिन्न काल पक्वता का मतलब ही क्या हुआ? अगर पुष्प अगर एक लिंगी है, ये पुष्प मान लो अगर एक लिंगी है, इसमें पुंकेसर ही नहीं है, तो इसमें भिन्न काल पक्वता का मीनिंग ही क्या रह गया? भैया दो है ही नहीं जनन अंग, तो भिन्न भिन्न क्या हो जाएगा? कुछ होएगा नहीं ना। तो ये भिन्न काल पक्वता कब यूज में आएगी? ये भिन्न काल पक्वता कौन सी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार होगी? जब पुष्प कैसा होएगा मेरे भाई? द्विलिंगी होगा। जब पुष्प कैसा होएगा? द्विलिंगी होएगा। और उस द्विलिंगी पुष्प में कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न समय पर क्या हो रहा है? परिपक्वन हो रहा है। अब बात आ रही है, सर पहले कौन परिपक्व होएगा? स्त्री केसर कि पुंकेसर? या पुंकेसर या स्त्री केसर, पहले कौन होएगा? तो भैया उस आधार पर ये भिन्न काल पक्वता भी 2 प्रकार की। कौन? स्त्री पूर्वरता और पुं पूर्वरता। अब नाम से जरा सोचिए, स्त्री और पूर्वरता, यानी पूर्व का मतलब पहले, यानी स्त्री केसर अगर पहले विकसित हो जाएगा, किससे? पुंकेसर से परिपक्व हो जाएगा, तो यह परिस्थिति क्या कहलाएगी? स्त्री पूर्वरता। जबकि उल्टा अगर पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाएगा, किससे? स्त्री केसर से, तो वो परिस्थिति क्या कहलाएगी? पुं पूर्वरता। तो दोनों हो सकती हैं कब? जब भिन्न काल पक्वता होगी। लेकिन पुष्प का होना कैसा जरूरी है? द्विलिंगी, क्योंकि एक लिंगी में तो होगी ही नहीं भिन्न काल। अरे भैया भिन्न का मतलब ही क्या है? जब 2 चीजें, अब 2 चीजें कब होंगी? जब पुष्प क्या होएगा? द्विलिंगी होएगा, खत्म खल्लास। चलिए सर जी, ये दोनों परिस्थितियां क्लियर है? हाँ सर 5 स्टार, ओके ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी सर, नमस्ते, जय हो प्रभु, आ गए आप? नमस्ते बेटा। आइए, तीसरी परिस्थिति, उन्मील पुष्प। सर जी ये उन्मील पुष्प क्या है? हमने तो वहां पर अनुन्मील्य पढ़ा था, क्लिस्टोगेमी। लिखा आपने कि नहीं लिखा? क्लिस्टोगेमी अनुन्मील्य लिखा था कि नहीं लिखा था? कल मैंने आपको बताया था ये पुष्प कैसा दिखाई दे रहा है? सर खुला। अगर इसके ये दल इस तरीके से फोल्ड हो जाए, सर ये बंद हो जाएगा। बंद पुष्प को हमने क्या बोला था? अनुन्मील्य नहीं बोला था। बंद को क्या बोला था? सर अनुन्मील्य क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोला था या नहीं बोला था? अब जरा सोचिए, अगर मैं ओपन रखूं, पुष्प कैसा है? ओपन, खुला,
खुला पुष्प है, खुला मतलब उसके दल जो है उस पुष्प को खोले रख रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, ऐसी परिस्थिति में पुष्प क्या कहलाएगा? उन्मील पुष्प। यस, कैसा पुष्प बेटा जी? उन्मील पुष्प, जिसको हम बोलते हैं कैज्मो गेमस। कैज्मोगेमस। ठीक है, तो याद रखना, भूल मत जाना, जब पुष्प कैसा होता है? ओपन होता है, इस तरीके से इसके दल जो होते हैं यानी पेटल्स जो होते हैं इसको क्लोज्ड नहीं कर रहे, बंद नहीं कर रहे हैं, खुला रख रहे हैं, खिले हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? उन्मील पुष्प कहलाते हैं। याद रखना प्रभु, भूल मत जाइएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर पुष्प बंद होता, द्विलिंगी होता, समकाल पक्वता होती, तो डेफिनेटली 100% 100% क्या होता? स्वपरागण होता। अब मैंने बोला ये पुष्प द्विलिंगी है, ध्यान से सुनना, ये पुष्प कैसा है? द्विलिंगी। आपने बोला ठीक है सर जी, दोनों लैंगिक अंग मिल रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। और सर इसमें भिन्न काल पक्वता मिल रही है, मैंने कहा ठीक है। ये पहले परिपक्व हो गया, ये नहीं हुए, यानी स्त्री पूर्वता मिल रही है, आपने बोला ठीक है, ठीक है। और ये पुष्प खुला हुआ है, ये पुष्प खुला हुआ है। अब जरा सोचिए क्या चांसेस होंगे? कोई और परागकण अगर आ गया, अंकुरित नहीं हो जाएगा, उसी जाति का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? पर परागण नहीं हो जाएगा। बस तो पुष्प का खुला होना अनिवार्य है, क्या कराने के लिए? पर परागण कराने के लिए। हाँ जी, अब मेरे भाई बता, जिसने पूछा था अच्छे से पढ़ा देना, क्या मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है? क्या मीनिंग समझा दिया है या नहीं समझा दिया है? समझ में आ गया है? हाँ जी, बंद में होते थे, यस बंद में होते थे, ठीक है। चलिए जी, अब नोट डालकर कृपया करके लिख लीजिए, नोट डालकर कृपया करके 3 उदाहरण लिख लीजिएगा। ये कौन से? ये नोट डाल दिया आपने, 3 उदाहरण लिखिए। कनकोआ कोमेलिना, पेंसी वियोला, ऑक्जेलिस खट्टी बूटी। ये 3 उदाहरण कृपया करके अपनी कॉपी में, जिसमें अगर आप लिख रहे हैं, मुझे तो ये भी थोड़ा सा शक है, पता नहीं लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर लिख रहे हैं, अगर समझदार हैं, अगर लिख रहे हैं, तो कृपया करके नोट डालकर ये 3 उदाहरण लिख लीजिएगा और इनके आगे लिख लीजिएगा ये 3 ऐसे पादप है जिसमें ऐसे पुष्प भी होते हैं और ऐसे पुष्प भी होते हैं, यानी खुले भी होते हैं और बंद भी होते हैं। याद रखना, ये 3 उदाहरण जिसमें दोनों प्रकार के पुष्प मिलते हैं, यानी कनकोआ में खुला पुष्प भी मिल सकता है, बंद भी मिल सकता है, पेंसी में खुला भी मिल सकता है, बंद भी मिल सकता है, ऑक्जेलिस में खुला भी मिल सकता है, बंद भी मिल सकता है। ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या समझ नहीं आया प्रवीण पाल आपको बेटा? सर जी समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? ये कौन है रे बांगड़ू? हाँ जी बताएं, क्या समझ नहीं आया? देख मैं दिख रहा हूं, देख मैं एक पुष्प हूं, देख अच्छे से समझाता हूं। देख मैं एक पुष्प हूं, ये मेरा जो सिर है ना, इसको वर्तिकाग्र मान ले, और ये मेरे दल हैं, दल। और ये कैसा दिख रहा हूं मैं? बंद के खुला हुआ। जरा सोच, मेरे दलों ने क्या कर दिया? पुष्प को बंद कर दिया। अब कोई और परागकण आ सकता है? नहीं। जब कोई और नहीं आएगा तो क्या नहीं होएगा? सर पर परागण नहीं होएगा। ऐसे पुष्प, बंद प्रकार के पुष्प क्या कहलाते हैं मेरे भाई? अनुन्मिल्य। ठीक है सर। अब जरा सोच, मैं कैसा पुष्प? सर खुला पुष्प। कोई और परागकण आ सकता है? हाँ सर आ सकता है। अब अगर आ सकता है तो खुला पुष्प जो होएगा उसमें पर परागण के चांसेस है? हाँ जी हैं। ऐसे खुले पुष्प को क्या बोला? उन्मील पुष्प। इतनी सी बात है। और कैसे बताऊं बेटा, मैं खुद पुष्प बन गया आपके सामने, और क्या करूं बता। ये 3 उदाहरण जो थे, इन तीनों में कहीं ना कहीं दोनों प्रकार के पुष्प मिलते हैं। ये चीज थी याद रखने वाली। हां जी क्लियर है? चलें आगे। तो ये परिस्थितियां थी किस चीज के लिए मेरे भाई? पर परागण के लिए अनुकूलित परिस्थितियां। सिंपल सी ये 3 परिस्थितियां याद रख लीजिएगा।
अंग्रेजी में इनके शब्द मैंने आपको बता दिए हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। उन्मील कौन था, अनुन्मिल्य कौन था, अनुन्मिल्य कौन था, उन्मील कौन था। याद रखना, अनुन्मिल्य बंद, उन्मील खुला, क्लिस्टोगेमस कैज्मोगेमस। कृपया करके अभी लिख लीजिएगा इस चीज को। हां जी, आगे चलते हैं। एक चौथी परिस्थिति, तीन नहीं चौथी परिस्थिति भी है जिसको हमने बोला विषमवर्तिकत्व। ठीक है, हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल ही बोल देते हैं या हेट्रोस्टाइल बोल दीजिए। अब आप मुझे बताएं, हेट्रो यानी विषम मतलब अलग अलग। जरा देखिएगा यहां पर ये जो वर्तिका है और ये जो वर्तिका है, क्या इनकी लंबाई सेम है दोनों पुष्पों की? नहीं सर जी, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। यहां पर वर्तिका की लंबाई ज्यादा लंबी है, यहां पर छोटी सी है। अब जरा सोचिए, हवा चली, हवा चली भाई, हवा चली, क्या चली? हवा चली। यहां से परागकण उड़कर यहां आ गए, यहां से उड़कर यहां आ गए। आप बोलेंगे ऐसे हवा थोड़ी ना चलेगी। अरे बाबू, पहले ऐसे हवा चला ले, फिर उधर से हवा चला ले, कैसे भी हवा चला ले, चांसेस जो होंगे। अब जरा सोच, अगर ऐसे हवा चल रही है या ऐसे हवा चल रही है, जैसे भी हवा चल रही है, यहां से ऊपर उड़कर ऐसे आना, चांसेस ये ज्यादा होंगे कि यहां से ऐसे जाना, ये ज्यादा चांसेस होंगे। तो याद रखना, सिंपल सी बात है क्या, कि अगर वर्तिका की लंबाई अलग अलग होएगी तो चांसेस हैं किस चीज? चांसेस हैं, 100% नहीं बोल रहा, चांसेस हैं किस चीज के मेरे भाई? किस चीज के? पर परागण के। तो ये भी चीज याद रखना, भूल मत जाना। पर परागण के लिए चौथा अनुकूलित परिस्थिति थी जिसको हमने बोला है क्या? विषमवर्तिकत्व। यस, पोर्चुलाका में। बहुत ही बढ़िया, क्लियर। ये चार परिस्थितियां थी, भूल मत जाइएगा। आगे चलते बिना किसी रुकावट के, पर परागण से हानियां क्या क्या होंगी। बहुत ही सिंपल सी चीज, कृपया करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। हां जी, पर परागण से क्या क्या हानियां हो सकती है, जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा। क्या पर परागण में निश्चितताएं ज्यादा है कि अनिश्चितताएं ज्यादा है? सर अनिश्चित। वायु लेकर जाएगी, वायु बीच में रुक जाए। जल लेकर जाएगा, जल का बहाव कम हो जाए। कीट क्या पता लेकर जाए ना लेकर जाए, कहीं और मुड़ जाए, कहीं और चला जाए, किधर भी चला जाए। यानी अनिश्चितताएं क्या है? ज्यादा है। और कहीं ना कहीं इन अनिश्चितताओं को पूरा करने के लिए एक पुष्प क्या कर रहा है? मकरंद भी बना रहा है, सुगंध भी बना रहा है, दुर्गंध भी बना रहा है, रंग भी बना रहा है। यानी इसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ रही है। सिंपल, सिंपल सा था ना, मीनिंग समझ में आया कि भैया अगर पर परागण कराना है तो निश्चितताएं क्या है? बहुत ज्यादा तो है नहीं, यहीं का यहीं तो गिर नहीं रहा, दूर तक लेकर जाना है। हवा लेकर जाने वाली है, जल लेकर जाने वाला है, या कीट लेकर जाने वाले, क्या पता लेकर जाए या ना लेकर जाए। हो सकता है ना लेकर जाए, हो सकता है लेकर चले भी जाए। यानी निश्चितताएं कम है, अनिश्चितताएं ज्यादा है। और उन अनिश्चितताओं को थोड़ा सा कम करने के लिए पुष्प ने क्या बनाए? सर मकरंद भी बनाए, सर रंग भी बनाए, सर गंध भी बनाई, सर दुर्गंध भी बनाई, पुष्प का आकार भी बढ़ा गया, यानी ढेर सारी ऊर्जा भी खर्च करी। तो जरा सोचिए, क्या ये हानियां नहीं है? बिल्कुल है। स्पेशली जो वायु परागण होता है उसमें तो बहुत ही सारे परागकण बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बनाए जाते हैं, लाखों की संख्या में कहीं ना कहीं परागकण बनते हैं, जिसमें से मैक्सिमम वेस्ट हो जाते हैं। सोचिए, जो ऊर्जा खर्च करी थी उस पुष्प ने, वो 90%, 90 to 95% ऊर्जा वेस्ट। क्यों? क्योंकि परागकण तो गिर गए, ज्यादा बने थे, हवा चली नहीं, गिर गए, वेस्ट चले गए। तो ये हानियां हैं, सिंपल सी हानियां किसकी? पर परागण की। लेकिन क्या पर परागण के लाभ हैं? सोचिए, क्या पर परागण के लाभ हैं? अब खुद जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। स्व परागण की जो हानियां थी, क्या वो पर परागण के लाभ बन जाएंगे? दिमाग लगाओ, सोचिए, स्व परागण की जो हानियां थी, क्या वो पर परागण के लाभ हो जाएंगे? क्या थी स्व परागण की हानि? सर विभिन्नताएं नहीं आ रही थी, मैंने कहा। सर विकास नहीं हो रहा था, मैंने कहा। सर उत्पादकता नहीं बढ़ रही थी, मैंने कहा। सर प्रतिरक्षा, या मैं बोलूंगा रोगों के खिलाफ प्रतिरोधकता ज्यादा नहीं मिल रही थी, मैंने कहा। अब जरा सोचिए, ये सारी की सारी चीजें लाभ बन जाएंगी किसकी? पर परागण की। क्यों? क्योंकि पर परागण में अगर कोई परागकण आ रहा है और वो लाभदायक लक्षण लेकर आ रहा है तो विभिन्नताएं आएंगी, यस। विकास होएगा, यस। मान लो वो जो लक्षण लेकर आ रहा है वो रोगों के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखा रहा है, तो रोगों के खिलाफ प्रतिरोधकता आ जाएगी, यस। अब जरा सोचिए,
एक पेड़ लगातार स्वपरागण किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा, एक बौना पेड़ लगातार स्वपरागण किए जा रहा है, किए जा रहा है। उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां सारी की सारी बौनी आती जा रही है, बौनी आती जा रही है, बौनी आती जा रही है। ठीक है सर, ये तो हमारा एक बेकार सा लक्षण था, क्या बौनापन। मैंने कहा ठीक है, मान लो सर उस पुष्प, उस पेड़ के पुष्प ने ना पर परागण कर लिया। क्या कर लिया? पर परागण। क्योंकि जो परागकण आया ना, वो एक बहुत ही बढ़िया लक्षण लेकर आया। क्या? कि अगला जो पीढ़ी जो थी ना उस पादप की, कैसी होगी सर? लंबी हो गई। अब जरा सोचिए, अभी तक सारे के सारे उस पादप के वंश कैसे आ रहे थे सर? बौने आ रहे थे, अचानक से कैसा हो गया? लंबा हो गया। अचानक से कैसा हो गया? लंबा हो गया, है ना। अब आप मुझे बताएं, जो वो पेड़ जो लंबा हो गया, वो पीढ़ी जो लंबी हो गई है, क्या वो अपने जनक से, क्या वो अपने जनक से प्रभावी लक्षण दिखा रही है या नहीं दिखा रही है? अगर मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं तो सिंपल सी बात को समझना। क्या? कि मान लो, ध्यान से सुनो, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बात करता हूं। राजपाल यादव, आप सभी ने नाम सुना है, ठीक है। एक राजपाल यादव जैसा एक पेड़ है, ठीक है, जिससे अगला जो पीढ़ी आई वो भी राजपाल यादव जैसी, बौनी। अगली जो पीढ़ी आई वो भी राजपाल यादव जैसी, कैसी? बौनी। अगली जो आई वो भी बिल्कुल राजपाल जैसी, कैसी? बौनी। लेकिन सडनली क्या हुआ? पर परागण हो गया, और अगली पीढ़ी जो थी वो आ गई अमिताभ बच्चन जैसी। अब जी बताओ क्या हुआ? कहीं ना कहीं वो पीढ़ी जो पर परागण के परिणाम स्वरूप पैदा हुई, क्या उसने प्रभावी लक्षण नहीं दिखाए? हां जी दिखाए। इस परिस्थिति को बोला जाता है, याद रखना, हाइब्रिड विगर। याद रखना, इस परिस्थिति को हमने क्या बोला? हाइब्रिड विगर। जब एक संतति, एक संतान अपने पेरेंट्स से, अपने जनक से ज्यादा प्रभावी लक्षण दिखा दे, तो इस परिस्थिति को क्या बोला जाता है? हाइब्रिड विगर। और ये कब होएगी? जब क्या होएगा? पर परागण होएगा। हाँ जी, क्या होएगा? जब पर परागण होएगा। बताएं, क्या ये हाइब्रिड विगर समझ में आया? क्या पर परागण में विभिन्नताएं आती हैं? आती हैं। क्या पर परागण से जो संतान पैदा होती है, क्या अपने जनक से ज्यादा अच्छे लक्षण दिखा सकती है? बिल्कुल दिखा सकती है। इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड विगर। क्या कहीं ना कहीं पर परागण से जो अगली संतान आ रही है वो हो सकता है बड़े हों, उनके ज्यादा उत्पादकता क्षमता हो, कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने की क्षमता हो, कहीं ना कहीं प्रतिरोधकता क्षमता हो, किसके खिलाफ? रोगों से लड़ने के खिलाफ। ये थे मेरे भाई एडवांटेज, लाभ किसके? पर परागण के। और इसी के साथ प्रभु खत्म किया है क्या? परागण, पॉलिनेशन। ये था आज का लेक्चर। आई होप समझ में आया होगा। अब जी समय हुआ है किस चीज का? क्विज का। आर यू गाइज रेडी? क्या आप सभी रेडी हैं? लेकर आ जाएं। हाँ जी, ले आए। चलिए जी, पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, स्वपरागण के लिए सहायक होता है। जल्दी से आंसर दीजिए, स्वपरागण के लिए क्या सहायक है? द्विलैंगिकता, समकालपक्वता, अनुन्मील्य परागण, उपरोक्त सभी। दिमाग लगाएं जरा जल्दी से। गलती काहे कर रहे हो काजल? क्यों गलतियां? सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा, जल की सहायता से पुष्प की वर्तिकाग्र से दूसरी ओर पराग कणों का स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कुल मिलाकर जल में अगर परागण हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है? एनीमोफिली, जूफिली, हाइड्रोफिली और नीथोफिली। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। देखते हैं यहां पर। देखिए, पहला प्रश्न था स्वपरागण के लिए क्या सहायक है? स्वपरागण कराना है, यानी अनुकूल परिस्थितियां देखनी है स्वपरागण के लिए। स्वपरागण अगर कराना है तो कौन सी अनुकूल परिस्थितियां थी? क्या द्विलैंगिकता थी या नहीं थी? कल आपको बताया था, नहीं बताया था कि पुष्प अगर द्विलिंगी होएगा तो स्वपरागण होने के चांसेस हैं? हाँ है। लेकिन उस द्विलिंगी में क्या होना जरूरी है? सर समकालपक्वता होनी चाहिए। यस सर, ये भी जरूरी है। और पुष्प कैसा होना चाहिए? सर बंद होना चाहिए, यानी अनुन्मील्य होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। यानी तीनों चीजें जरूरी थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। अब जिसने भी ये गलत लगाया है ना, माता रानी पाप नहीं देगी, माता रानी खुश रखेगी अगर आप पढ़ाई करोगे तो। समझ में आया? याद रखा करो, पढ़ाई किया करो।
अगर गलती कर रहे हो तो बांगड़ू पढ़ाई नहीं चल रही है आपकी बिल्कुल भी। दूसरा, जल की सहायता से अगर परागण होता, ओ हो, बहुत ही टफ था ना ये तो प्रश्न, है ना, बहुत ही टफ था कि जल से अगर परागण होता है तो क्या कहलाता, ओए होए होए, बहुत ही कठिन प्रश्न था, है ना। क्या कहला रहा था, हाइड्रोफिली। एनिमोफिली वायु के द्वारा, जूफिली जंतु के द्वारा, पर्टिकुलरली कौन से जंतु, ऑर्निथोफिली पक्षी के द्वारा। सिंपल, जल के द्वारा पूछा था, आंसर क्या है आपका, हाइड्रोफिली। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। ये था आज का लेक्चर। अगर मजा आया हो तो जो ऐप वाले हैं लिख दीजिएगा मजा आया, नहीं आया तो कह दीजिएगा नहीं आया। कोशिश करेंगे अगली बार और अच्छे तरीके से पढ़ाने की, ताकि और मजा आ जाए, है जी। लिख देना बिंदास ईमानदारी से, मजा आया तो ठीक है, नहीं आया तो लिख देना, और कोशिश करेंगे। ऐसा मत सोचना कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, ना 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 ना। आपको अगर मजा नहीं आया, नो प्रॉब्लम, अगली बार और मजा दिलाऊंगा। नाचूंगा तो नहीं, अच्छे से पढ़ाई करवा दूंगा, ठीक है। चलिए जी बेटा जी। अरे एक और प्रश्न भी था क्या, नहीं था, मजाक कर रहा हूं दो ही थे। हाँ जी, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है जी। चलिए जी, मिलेंगे कल इसी समय पर। और आज क्या है, ट्यूसडे है ना, हाँ आज ट्यूसडे है। कल आपकी इसी चैप्टर का आगे का पार्ट हम करेंगे, ठीक है, आगे का। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।